गुड इवनिंग बच्चों। हम लोगों ने कहा था आपको डेली एक लेक्चर देंगे, 2 लेक्चर हम लोगों ने ट्रांजिस्टर और एम्पलीफायर के दिए भी, लेकिन कुछ कारणवश उसे कंटिन्यू नहीं कर पाए थे क्योंकि चीज़ें अरेंज करनी होती है बेटा, अभी भी पूरी नहीं हुई हैं। लेकिन अब इतनी हो गई हैं कि आपको डेली मेरा एक वीडियो मिलेगा और बल्कि हमारी पूरी टीम का मिलेगा। तो चलो लेक्चर 2 हमने छोड़ा था बेटा एम्पलीफायर पे। मैं थोड़ा सा रिकॉल कराते हुए आपको आगे बढ़ा रहा हूं। तो जब अपन लोगों ने बात की थी एम्पलीफायर की, तो हम लोगों ने बात क्या की थी भाई, एम्पलीफायर में ध्यान दो, अगर याद हो कि एम्पलीफायर बनाने में ट्रांजिस्टर को अपन लोग एक्टिव मोड में यूज करेंगे। क्या कहा था? ट्रांजिस्टर यूज्ड इन एक्टिव मोड। और एक्टिव मोड में हमने बताया था एमीटर बेस्ड जंक्शन फॉरवर्ड बायस्ड होगा, कलेक्टर बेस्ड जंक्शन रिवर्स बायस्ड होगा और रिवर्स बायस वोल्टेज फॉरवर्ड बायस वोल्टेज से ज्यादा होगा। ये तो एक्टिव रीजन था। तो पहली कंडीशन अपन लोगों ने बात की थी कि ट्रांजिस्टर यूज्ड इन द एक्टिव रीजन, ध्यान होगा आपको। दूसरा मैंने बताया था कि जो आउटपुट रेजिस्टेंस है इट इज लार्जर देन द इनपुट रेजिस्टेंस। और तीसरी बात कही थी कि ट्रांजिस्टर को 3 कॉन्फ़िगरेशन में यूज करेंगे, कॉमन बेस, कॉमन एमीटर एंड कॉमन कलेक्टर। यहां पर जो कॉमन टर्म है, हमने कहा था कॉमन टर्म का मतलब केवल और केवल इतना है कि जिस टर्मिनल को वो कॉमन कर रहा है वो टर्मिनल ग्राउंडेड होगा। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात की थी तो हम लोगों ने डायग्राम भी बनाया था। किसका डायग्राम बनाया था अपन लोगों ने? कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में। किसका बनाया था बच्चों? कॉमन बेस। और कॉमन बेस में अपन लोगों ने कहा था अगर बेस टर्मिनल कॉमन है तो हम लोगों ने कहा था कि ये बेस को ग्राउंड कर दो। ट्रांजिस्टर 2 कॉन्फ़िगरेशन में यूज कर रहे थे। सपोज आपने पीएनपी ट्रांजिस्टर अगर लिया होगा तो ये जंक्शन एमीटर है, ये बेस है और इस टर्मिनल को अपन लोग कलेक्टर बोलते हैं। एमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस, तो पीएनपी, ये पीएन जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करना है तो पी टाइप सेमीकंडक्टर हाई पोटेंशियल पे यहां पर R1 लगा देते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर हाई पर और एन टाइप लो पे इस वोल्टेज को आपने कहा था VEB। और कलेक्टर बेस जंक्शन को अपने को रिवर्स बायस करना था। यहां पे हम रेजिस्टेंस R2 लगाते हैं जिसके अक्रॉस अपन लोग लोड लेंगे। और अब इस जंक्शन को रिवर्स बायस करना है तो आप सिंपल सा काम करो कि पी टाइप सेमीकंडक्टर को नेगेटिव से जोड़ दो और ये वोल्टेज अपन लोगों ने कहा था होगा VCB। और अपन लोगों ने बोला था कि 2 कंडीशन, R2 लार्जर देन R1 एंड VCB ग्रेटर देन VEB। ये रिकॉल करा रहा हूं। फिर मैंने कहा था ट्रांजिस्टर ने वर्किंग शुरू की है बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल बैटरी। तो डायरेक्शन ऑफ करंट भी कौन डिसाइड करेगा? एक्सटर्नल बैटरी डिसाइड करेंगी। और बैटरी में करंट जो होती है पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट जाती है, इन जनरल अपन लोग बोलते हैं। तो इसमें देखो ऐसे करंट आएगी, ये क्योंकि ये बेस टर्मिनल है तो इसमें हमने कहा था IB। ये अपना एमीटर टर्मिनल है, ये है IE। और ये बेटा कलेक्टर टर्मिनल है तो ये है IC, पॉजिटिव से नेगेटिव। सिंपल सी बात हो गई थी। फिर यहां पर अपन लोगों ने किरचॉफ नोड लॉ लगाया था तो हम लोगों ने कहा था कि IE बराबर आएगा IB प्लस IC। और हम लोगों ने कंडीशन दी थी कि IE इज ग्रेटर देन IB एंड IC बोथ। यहां पर अपन लोगों ने इनपुट लगाया था और यहां पर आउटपुट लिया था और यहां पर इस लूप में यहां पे किरचॉफ लॉ लगा दिया था। तो V' बराबर आया था, V' बराबर आया था, ऐसे चले आओ तो आया था ICR2 माइनस VCB। फिर अपन लोगों ने कहा था पॉजिटिव हाफ में ये VEB इंक्रीज करेगा तो IE इंक्रीज करेगी, तो IC इंक्रीज करेगा, ICR2 इंक्रीज करेगा।
तो पॉजिटिव हाफ में अपने को ज्यादा पॉजिटिव मिलेगा, निगेटिव हाफ में VEB डिक्रीज करेगा तो IE डिक्रीज करेगा, तो IC डिक्रीज करेगा, ICR2 डिक्रीज करेगा, तो ज्यादा निगेटिव मिलेगा। तो हमने कहा था कि जो आउटपुट मिलता है वो मिलता है सेम फेज में, ये इंपॉर्टेंट था। हो सकता है पिछली क्लास में हम लोगों ने ट्रांजिस्टर NPN ले लिया हो तो ये कुछ चेंजेस आए, लेकिन तरीका यही था। और हमने कहा था याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में या कॉमन बेस एम्पलीफायर में जो आउटपुट होता है और जो इनपुट होता है वो सेम फेज में होता है। अब देखो कॉमन बेस पे कुछ चीजें पूछी जाएंगी। पहला तो ये फेज वाला पूछा जाएगा, ये मैंने आपको बताया। दूसरा आपसे पूछा जाएगा इसमें करंट गेन। क्या पूछा जाएगा बच्चों? करंट गेन। आसान है। हम लोग गेन कैसे निकालते हैं? तो गेन क्या होता है? कोई चीज परचेज करके लाए, उसे बेच दी, तो गेन कब होगा? कितने में बेची और कितने में परचेज की थी, इसके रेशियो को देख करके अपन लोग गेन देखते हैं। तो गेन कैसे देखेंगे? गेन देखेंगे कि आउटपुट हम ले रहे हैं कलेक्टर टर्मिनल पे और इनपुट लगा रहे हैं अपन लोग एमीटर टर्मिनल पे। बेस का कोई काम नहीं है, बेस तो दोनों में कॉमन है। तो गेन देखना है तो आउटपुट है कलेक्टर पे और इनपुट है एमीटर पे। तो यानी कि अपन लोग जब करंट गेन लिखेंगे, अल्फा से रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम कहेंगे आउटपुट, चेंज इन आउटपुट अपॉन चेंज इन इनपुट। इनपुट आपने एमीटर पे लगाया था, इसको हम लोग कहते हैं करंट गेन। यानी कि कॉमन बेस एम्पलीफायर में करंट गेन होगी चेंज इन कलेक्टर करंट, इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन कलेक्टर करंट टू द चेंज इन एमीटर करंट। अब अपन लोगों ने एक बात और कही कि IE की वैल्यू IC से बड़ी होती है। अगर IE की वैल्यू IC से बड़ी है, इसका मतलब अल्फा की वैल्यू लेस देन 1 है, इसका मतलब यू डोंट गेट एनी गेन। यहां पर कोई भी गेन नहीं मिलेगी क्योंकि IE इज ग्रेटर देन IC। आप ध्यान दो, पिछली वाले स्लाइड में लिखा है IE इज ग्रेटर देन IC। तो हम क्या कहेंगे कि IE की वैल्यू अगर IC से बड़ी है तो कोई भी करंट गेन नहीं मिलेगी, डज नॉट गेट गेन। हाँ, डज नॉट गेट गेन, यहां गेन मिला ही नहीं अपने को। यानी कि अगर हम IC और IE का ग्राफ खींचेंगे तो जो ये एक स्ट्रेट लाइन आएगी और इसका स्लोप लेस देन 45 डिग्री होगा, ये वैल्यू लेस देन 1। अब दूसरा यहां टर्म एक अपने को निकालने को आएगा बेटा, वोल्टेज गेन। वोल्टेज गेन, तो वोल्टेज गेन कैसे निकालोगे? तो फिर वही बात, आउटपुट आप कहां ले रहे हो? R2 पे, और इनपुट आपने कहां लगाया है? R1 पे। तो चेंज इन आउटपुट वोल्टेज अपॉन चेंज इन इनपुट वोल्टेज। कितने में परचेज की, कितने में खरीदी, तो परचेज का मतलब आउटपुट और खरीदी का मतलब इनपुट। क्या इनपुट लगाया आपने? तो जब हम लोग वोल्टेज गेन निकालेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे? चेंज इन आउटपुट वोल्टेज अपॉन चेंज इन इनपुट वोल्टेज। आउटपुट आप ले रहे हो कलेक्टर पे, तो वोल्टेज क्या होता है? I इंटू R। तो यानी कि आप लिखोगे डेल्टा IC इंटू R2 अपॉन डेल्टा IE इंटू R1। एमीटर पे इनपुट था। डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IE की जगह लिख सकते हो आप अल्फा। तो बेटा कॉमन बेस एम्पलीफायर में वोल्टेज गेन का फार्मूला होता है अल्फा R2 अपॉन R1। अल्फा R2 अपॉन R1, लेकिन अल्फा की वैल्यू लेस देन 1 है। हाँ, ये जरूर है कि जो आपका वोल्टेज है, जो आपका वोल्टेज है, वोल्टेज कह रहा हूं, जो आपका R2 है वो लार्जर देन R1 है। जो आपका R2 है इट इज लार्जर देन R1। तो अल्फा की वैल्यू 1 से छोटे होते हुए भी R2 लार्जर देन R1 है तो अपने को वोल्टेज गेन मिलेगी। यानी कि यहां पर यू गेट द वोल्टेज गेन, यहां पर अपने को बच्चों वोल्टेज गेन मिलेगा। बहुत ध्यान से सुन लो,
कि यहां पे अपने को वोल्टेज गेन मिलेगा। यू गेट द वोल्टेज गेन। यू गेट वोल्टेज गेन। आपको यहां पर वोल्टेज गेन मिलेगा, यानी कि कॉमन बेस एम्पलीफायर में करंट गेन नहीं मिलेगा, यह बात आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वोल्टेज गेन आपको मिलेगा। अब एक टर्म और यहां पूछा जाएगा बच्चों, मैं यहां लिख दे रहा हूं पावर गेन। पावर गेन आगे वाली स्लाइड में ले लेते हैं। पावर गेन, तो बेटा पावर गेन होती है का फार्मूला P बराबर V इंटू वाई। तो पावर गेन को अपन लोग लिखेंगे बेटा वोल्टेज गेन इंटू वोल्टेज गेन। पावर गेन को आप लिखोगे वोल्टेज गेन इंटू करंट गेन। करंट गेन, वोल्टेज गेन क्या है अपने पास? अल्फा R2 बाई R1। और करंट गेन क्या है? अल्फा। यानी कि पावर गेन का फॉर्मूला है अल्फा स्क्वायर R2 बाई R1। हाँ, अब फिर बात ध्यान दो, R2 लार्जर देन R1 है, लेकिन अल्फा 1 से छोटा है, तो इसका स्क्वायर और भी छोटा हो जाएगा। अल्फा 1 से छोटा है तो इसका स्क्वायर और भी छोटा हो जाएगा, यानी कि आपको यहां पर पावर गेन भी सफिशिएंट नहीं मिलेगी। यू डज नॉट गेट सफिशिएंट पावर गेन। तो यानी कि याद रखना, ये तो फार्मूले याद रखने ही रखने हैं। थ्योरी क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि कॉमन बेस एम्पलीफायर में आउटपुट और इनपुट पे कितना फेज डिफरेंस है? कोई फेज डिफरेंस नहीं। कॉमन बेस एम्पलीफायर में करंट गेन नहीं मिलती है। कॉमन बेस एम्पलीफायर में वोल्टेज गेन मिलती है। पावर गेन, सफिशिएंट पावर गेन भी नहीं मिलती है, क्योंकि अल्फा 1 से छोटा है, इसका स्क्वायर और भी छोटा हो जाएगा। चलो बच्चों, अब दूसरा ट्रांजिस्टर देखते हैं। नेक्स्ट ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर देखते हैं। नेक्स्ट एम्पलीफायर इज कॉमन एमीटर एम्पलीफायर। कॉमन एमीटर एम्पलीफायर। और बच्चों, आपको जो जो टॉपिक अब पढ़ने हैं, वीडियो के नीचे आप कमेंट लिखो, मैं रिकॉर्ड करके दूंगा। मैं ऑनलाइन भी पढ़ाऊंगा और बहुत समराइज करके पढ़ाऊंगा, ताकि आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा बेनिफिट हो। कॉमन एमीटर एम्पलीफायर, पहले तो डायग्राम बना लेते हैं, चीजें डिसाइड कर लेते हैं। अब यहां पर कॉमन शब्द लगा एमीटर के साथ, तो हम एमीटर टर्मिनल ग्राउंड करते हैं। हमने क्या बताया? जिसके साथ कॉमन जोड़ा जाएगा उसे ग्राउंड करना है। तो लो भैया, हम एमीटर टर्मिनल ग्राउंड कर रहे हैं, क्योंकि यहां कॉमन शब्द लग गया है एमीटर के साथ। ये लो, ये उठाया एमीटर और ये ग्राउंड कर डाला। ये अपना कलेक्टर है और ये बेस है और ये एमीटर है। और मान लो ट्रांजिस्टर यूज किया, फिर पीएनपी। एम्पलीफायर बनाना है, ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में होगा और इनपुट रेजिस्टेंस से आउटपुट रेजिस्टेंस लार्जर होगा। मतलब अगर इनपुट 10 है तो आउटपुट आप 10,000 ओम लो, इतना लार्ज करो। देखो यहां पे लगाते हैं R1 और बेस एमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस करना है बेटा। ये N है, यानी कि जब N को आप लो वोल्टेज पे रखो, यानी कि बैटरी के निगेटिव प्लेट से जोड़ो, ये लो, ये हो गया आपका VBE बेस एमीटर वोल्टेज, और ये R1 है। अब ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में यूज हो रहा है तो कलेक्टर और बेस जंक्शन रिवर्स बायस होना है। चूंकि एमीटर तो यहां ग्राउंडेड है, कॉमन है, इसलिए मैं एमीटर का नाम नहीं ले रहा हूं, मैं कलेक्टर को रिवर्स बायस कर रहा हूं। यहां आप R2 लगा दो और इसको करना है रिवर्स बायस। ये पॉजिटिव टाइप के है तो इसको आप लो वोल्टेज से जोड़ दो। क्या करो? इसको भी लो पोटेंशियल करो, P को लो पोटेंशियल करो। ये आपका हो गया कलेक्टर बेस वोल्टेज, ये रिवर्स बायस हो गया। हाँ, कंडीशन वही है, एक्टिव रीजन में यूज करना है तो अपने को ये मालूम है, ये R2 जो है ये लार्जर देन R1 होना है
और VCB लार्जर देन VEB होना है, ये तो आपको याद रखना ही रखना है। अब करंट का डायरेक्शन कौन डिसाइड करने वाला है? एक्सटर्नल बैटरी, और बैटरी में पॉजिटिव से नेगेटिव। चल भाई ये लो, ये पॉजिटिव से नेगेटिव। ये कौन सा टर्मिनल था? बेस टर्मिनल, इसको हमने कह दिया बेस करंट। ये कौन सा टर्मिनल था? एमीटर टर्मिनल, तो अपन ने बोल दिया इसको एमीटर करंट। और यहां पर देखो ये भैया पॉजिटिव से नेगेटिव, यहां करंट ये आ रही है पॉजिटिव से नेगेटिव, IC की वैल्यू ये IC आ रही है, IC। तो करंट का डायरेक्शन तो एक्सटर्नल बैटरी ने डिसाइड कर दिया। अब फिर यहां पर किरचॉफ नोड लॉ लगाओ, सिग्मा ऑफ I0 होगा। आने वाली करंट अगर पॉजिटिव ले रहे हो तो जाने वाली नेगेटिव ले लो। तो आ कौन कौन सी रही है? IB आ रही है और IC आ रही है, और जा कौन सी रही है? IE जा रही है। ये नेगेटिव तो ये दोनों पॉजिटिव, सिग्मा ऑफ I0। तो यहां फिर आप लिखोगे IE बराबर IB प्लस IC। IE बराबर, देखो वही इक्वेशन मिला जो कॉमन बेस में था, और यहां पर भी अपने को फिर मालूम हो गया कि चाहे कोई भी कॉन्फ़िगरेशन हो, चाहे बेस कॉन्फ़िगरेशन हो कॉमन या कॉमन एमीटर हो, IE की वैल्यू IB और IC से ज्यादा होगी। हम कह सकते हैं कि IE ग्रेटर देन IB एंड ग्रेटर देन IC। अब देख लेते हैं ट्रांजिस्टर के अक्रॉस आउटपुट क्या मिलता है। मान लेते हैं ये वोल्टेज, यहां का वोल्टेज निकालना है, यहां पर आउटपुट, यहां और यहां के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, और हम लोग कह देते हैं V'। लगाओ किरचॉफ लॉ, करंट के डायरेक्शन में जा रहे हो तो क्या लिखोगे? ICR2 पॉजिटिव और बैटरी की नेगेटिव प्लेट पड़ी, तो आप लिखोगे V'CB इज इक्वल टू ICR2 माइनस VEB, VCB, सॉरी EB नहीं बच्चों, VEB नहीं, VCB। अब ध्यान से देखो कैसे सिग्नल एम्पलीफाई हो रहा है। यहां पर आपने इनपुट सिग्नल लगाया पॉजिटिव। जब AC का पॉजिटिव हाफ है और ये पॉजिटिव हाफ बैटरी की नेगेटिव प्लेट पे पड़ेगा, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर के वोल्टेज को डिक्रीज करेंगे, यानी कि इफेक्टिवली VBE डिक्रीज करेगा। अगर वोल्टेज डिक्रीज करेगा तो एमीटर करंट डिक्रीज करेगी, और एमीटर करंट डिक्रीज करेगी, एमीटर डिक्रीज करेगी तो IC भी डिक्रीज करेगा। पॉजिटिव हाफ में ये पॉजिटिव वोल्टेज इस नेगेटिव वोल्टेज को, नेगेटिव प्लेट पर पड़ रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट पर है, तो ये पॉजिटिव हाफ में ये VBE डिक्रीज करेगी। क्यों? ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव। VBE डिक्रीज करा तो IE डिक्रीज करेगा, तो करस्पॉन्डिंग IC डिक्रीज करेगा, और IC डिक्रीज करेगा तो ICR2 भी डिक्रीज करेगा, यानी कि पॉजिटिव कम होगा और नेगेटिव ज्यादा होगा। पॉजिटिव डिक्रीज कर रहा है तो नेगेटिव इंक्रीज करेगा। तो इसका मतलब है कि पॉजिटिव हाफ ऑफ AC में जब यहां आउटपुट लेंगे तो पॉजिटिव हाफ ऑफ AC इनपुट पे जब पॉजिटिव था तो ICR2 डिक्रीज किया, ये घटा, तो यानी कि नेगेटिव वैल्यू बढ़ी, यानी कि सिग्नल एम्पलीफाई हुआ नेगेटिव डायरेक्शन में। और जब इसी तरीके से नेगेटिव हाफ आएगा तो ये VEB बढ़ेगा, तो IE बढ़ेगा, तो IC बढ़ेगा, तो ICR2 बढ़ेगा, यानी कि पॉजिटिव इंक्रीज करेगा, तो ये सिग्नल एम्पलीफाई होगा पॉजिटिव हाफ में। तो बच्चों हम लोग क्या देख रहे हैं भाई? हमने ये देखा कि पॉजिटिव हाफ में अपने को ज्यादा नेगेटिव मिला आउटपुट पे, और नेगेटिव हाफ में अपने को ज्यादा मिला पॉजिटिव आउटपुट पे। पॉजिटिव हाफ में मोर नेगेटिव और नेगेटिव हाफ में मोर पॉजिटिव। तो चलो भाई ठीक है, तो अगर हम लोग ऐसा देखें तो मामला हुआ क्या अपना अगले। हम ये देखते हैं कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि इन कॉमन एमीटर एम्पलीफायर आउटपुट इज, इन कॉमन एमीटर एम्पलीफायर आउटपुट इज आउट ऑफ 180 डिग्री फेज, 180 डिग्री फेज विद इनपुट, यानी कि
कॉमन एमिटर एम्पलीफायर में जो आउटपुट है, आउटपुट इज आउट ऑफ 180 डिग्री फेज। जो आउटपुट का और इनपुट के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो बच्चे कितना है, वो हमने बता 180 डिग्री है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप रिलेट कर सकते हो। आप देख लो, ये इनपुट है और ये आउटपुट है। 180 डिग्री का फेज डिफरेंस है बिटवीन आउटपुट एंड इनपुट। अब इसमें बात करते हैं तुम लोग करंट गेन। आपसे क्या पूछा जाएगा इसमें? करंट गेन। इसमें क्या पूछा जाएगा आपको? करंट गेन। ये तो याद ही रखोगे कि फेज डिफरेंस 180 डिग्री, कॉमन बेस में 0 डिग्री, कोई फेज नहीं, सेम फेज में। अब यहां पर पूछा जाएगा बच्चा करंट गेन। करंट गेन, ठीक। करंट गेन में आप बीटा से रिप्रेजेंट करेंगे और गेन फिर क्या होती है? आउटपुट अपॉन इनपुट। कितने में इनपुट, कितने में परचेज किया, कितने में सेल आउट किया। क्या इनपुट था और क्या आउटपुट है? तो आउटपुट को लोगों ने कहां लिया है? सॉरी, आउटपुट को लोगों ने लिया है कलेक्टर पे, यानी कि डेल्टा आईसी, और इनपुट कहां लिया है आपने? बेस पे, यानी कि बच्चों ये आ जाएगा डेल्टा आईसी अपॉन डेल्टा आईबी। अब अपने को मालूम है कि जो बेस है वो लीस्ट डोप्ड है। बेस जो है ना वो लीस्ट डोप्ड है, सबसे कम डोपिंग बेस में होती है। तो जो बेस करंट है वो कलेक्टर करंट से छोटी होती है, और अगर बेस करंट कलेक्टर करंट से छोटी होगी तो बीटा की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, यानी कि यू गेट करंट गेन। यू गेट करंट गेन। आपको करंट गेन मिलना तय है। और अगर हम लोग आईसी और आईबी का ग्राफ खींचेंगे तो जो स्लोप होगा इट इज मोर देन 40। इट इज मोर देन 40। अब बात आ गई करंट की। अगली बात आएगी बेटा वोल्टेज गेन। तो फिर बात आ गई वोल्टेज गेन क्या होगा? तो वोल्टेज गेन होगा चेंज इन आउटपुट वोल्टेज अपॉन चेंज इन इनपुट वोल्टेज। आउटपुट कहां लिया था? कलेक्टर टर्मिनल पे, R2 के अक्रॉस। तो यानी कि R2 लगा है कलेक्टर के साथ, तो ये आएगा डेल्टा IC into R2 अपॉन डेल्टा IB into R1। डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IB इज बीटा। इट इज बीटा R2 by R1। बेटा बीटा की वैल्यू 1 से बड़ी है और R2 R1 से लार्जर है। इसका मतलब ये क्वांटिटी 1 से बहुत बड़ी होगी। इसका मतलब अपने को यहां है ना वोल्टेज गेन भी मिलेगा। वी गेट वोल्टेज गेन ऑल्सो, वोल्टेज गेन ऑल्सो, अपने को वोल्टेज गेन भी मिलेगा। अब बात कर लेते हैं यही पावर गेन। तो पावर गेन भाई क्या होगा? तो पावर गेन बराबर होगा वोल्टेज गेन इनटू करंट गेन। वोल्टेज गेन क्या है बच्चा? बीटा R2 by R1, और करंट गेन है बीटा, यानी कि आप लिखोगे बीटा स्क्वायर R2 by R1। अब बीटा ग्रेटर देन 1 है तो स्क्वायर तो और बड़ा हो गया, और R2 लार्जर देन R1 है, यानी कि यू गेट सफिशिएंट पावर गेन। अपने को यहां पर पावर गेन मिलती है, वी गेट सफिशिएंट पावर गेन। तो एक क्वेश्चन आता है कि कॉमन एमिटर एम्पलीफायर और कॉमन बेस एम्पलीफायर में बहुत ज्यादा यूजफुल है। तो कॉमन एमिटर एम्पलीफायर इज मोर यूजफुल बिकॉज़ कॉमन एमिटर एम्पलीफायर में अपने को करंट गेन भी मिला, वोल्टेज गेन भी मिला और पावर गेन भी मिला, जबकि कॉमन बेस में अपने को केवल वोल्टेज गेन मिल रहा था। तो कॉमनली कौन से एम्पलीफायर यूज किए जाते हैं? कॉमन एमिटर एम्पलीफायर यूज किए जाते हैं, क्योंकि तीनों में यहां पर गेन मिलता है। तीन बातें याद रखनी है। आउटपुट 180 डिग्री के बेस पे होता है, करंट गेन भी मिलती है, वोल्टेज गेन भी मिलती है और पावर गेन भी मिलती है। तो ये था बेटा अपने पास कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। इन दोनों इस पे और करंट गेन पे, इन तीनों पर न्यूमेरिकल मिलेंगे। हाँ, न्यूमेरिकल में चीज और करता है। न्यूमेरिकल में चीज क्या कर देता है? वो कहेगा एक कॉमन एमिटर एम्पलीफायर है
और उसका अल्फा दे देगा और कहेगा पावर गेन बताओ, जबकि कॉमन एमिटर में हमें अल्फा नहीं बीटा की जरूरत पड़ रही है। तो एक और छोटा सा काम कर लेते हैं हम लोग कर लेते हैं रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा, रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। अब देखो हम लोगों ने पढ़ा कि डेल्टा आई ई इज इक्वल टू डेल्टा आई बी प्लस डेल्टा आई सी। इस इक्वेशन में दोनों तरफ हम लोग डेल्टा आई सी से डिवाइड करें तो डेल्टा आई ई अपॉन डेल्टा आई सी इज इक्वल टू डेल्टा आई बी अपॉन डेल्टा आई सी और प्लस आ जाएगा 1 डेल्टा आई अपॉन डेल्टा आई सी दैट इज 1 अपॉन अल्फा कॉमन बेस डेल्टा आई बी अपॉन डेल्टा आई सी 1 अपॉन बीटा प्लस 1 यहां पर बेटा बीटा एलसीएम किया आएगा 1 प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 बाई अल्फा क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो बीटा इज इक्वल टू आएगा अल्फा प्लस अल्फा इसको इधर करो तो ये आएगा बीटा माइनस अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा कॉमन लो 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू अल्फा तो बीटा बराबर आएगा अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो ये रिलेशन है बीटा और अल्फा। तो बच्चों ये थियरी पॉइंट थे जो आपसे ट्रांजिस्टर में पूछे जा सकते हैं। एक चीज और पूछी जा सकती है कि ट्रांजिस्टर का आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक और इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कुछ नहीं भाई उसमें कुछ मत याद रखो। ट्रांजिस्टर में 2 पीएन जंक्शन है एमीटर बेस और कलेक्टर बेस। हमको आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक हमेशा रिवर्स पास डायोड की रखनी है। रिवर्स पास डायोड की आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ये होती है और इनपुट कैरेक्टरिस्टिक हमेशा रखनी है क्योंकि ये फॉरवर्ड बायस होता है तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक अपनी जैसा आपने पीएन जंक्शन में पढ़ रखा होगा वो हमने इस लेक्चर में डाला नहीं है। ठीक तो यहाँ ट्रांजिस्टर बेटा ओवर होता है। हाँ इस वीडियो के नीचे आप जरूर हमें कमेंट करोगे कि हमें और कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। अगला लेक्चर जो होगा हमारा वो हम पीवाईक्यू करा देंगे इसके जेई और नीट के। तो थैंक यू बच्चों है ना, थैंक यू। पढ़ाई जारी रखो, जितना अपनी शक्ति बढ़ा सकते हो बढ़ाओ। थैंक यू बच्चों।